स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी की आज की क्लास में। तो आज जो क्लास है वो हमारा क्लास 10th का फिजिक्स जो है उसका चैप्टर 4 विद्युत धारा का थर्ड नंबर लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले की दो लेक्चर में हमने वैद्युत आवेश के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में और ओम के नियम के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया था। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा ओम के नियम के आगे। ओम का नियम क्या था? तो ओम का नियम था V बराबर आई आर, यही ओम का नियम था। और ओम के नियम में हमने एक फिगर को बनाया था। उस फिगर की जो क्रियाविधि है, जो भाषा है, उसे लिखने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती रहती है। तो उसे अगर हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, मतलब फिगर को अगर अच्छे तरीके से हम समझ जाते हैं तो वो भाषा लिखने में हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम जो था V बराबर आई आर। तो यहाँ पे जो आर है इसे हमने नाम दिया था वैद्युत प्रतिरोध। क्या नाम दिया था? वैद्युत प्रतिरोध। और इसी वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। क्या चीज? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। अब ये क्या होता है? तो जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में तार से बिजली आता है, तो अगर हम ये क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड है और इस बोर्ड से तार जोड़कर हम थोड़ी ही दूरी पर कोई बल्ब को जलाते हैं तो वो काफी तीव्र जलता है। क्या करता है? काफी तीव्र वह बल्ब जलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तार की लंबाई को हम काफी ज्यादा कर देते हैं, मतलब काफी दूर जा करके इस बल्ब को हम जलाते हैं, काफी दूर तक तार जोड़ करके, तो यह बल्ब क्या करता है? थोड़ा कम रोशनी देता है, कम जलता है। क्यों? क्योंकि इसकी तार की लंबाई जैसे ही बढ़ती है तो तार की लंबाई में ये क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध कहने का मतलब है कि ये किसी भी वैद्युत धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध, मतलब ये इतना लंबा तार था तो इसमें प्रतिरोध कम लग रहा था, और जैसे ही हमने तार की लंबाई को बढ़ा दिया तो इसमें लगने वाला प्रतिरोध क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही होता है वैद्युत प्रतिरोध की जब क्या करते हैं कि किसी भी चालक तार में क्या होता है? वैद्युत धारा का जो अवरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसका सिंपल सा एक डिफिनेशन होता है, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में लगने वाले, धारा के मार्ग में लगने वाले प्रतिरोध, धारा के मार्ग में लगने वाले प्रतिरोध को, या फिर धारा के मार्ग में, धारा के मान में होने, धारा के मान में होने वाले विरोध को, विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि धारा के मार्ग में जो भी विरोध होगा उसे हम क्या नाम देते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसके बाद हम करते हैं इसमें, इसे किससे दर्शाते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस। जिसके कारण इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसे आर से दर्शाते है, ठीक है। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। और ओम का नियम से आता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर। यहाँ से हम आर बराबर निकालते हैं तो आता है V अपॉन में आई, जो कि किसका नियम है? ओम का नियम। और यहाँ से हमको प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है कितना? V बटे का आई। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिरोध एक क्या है? भौतिक राशि है। और किसी भी भौतिक राशि को अपना एक मापने का तरीका होता है। जैसे हम किसी भी लंबाई को मापते हैं तो उसे मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ठीक है। और स्पीड को किसमें मापते हैं? किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। तो उसी तरीके से वैद्युत प्रतिरोध को मापने का एक तरीका होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध को जिसमें मापते हैं उसे हम लोग कहते हैं ये ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध इसका मतलब किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओम। ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। यह हम पढ़ते हैं किसमें? प्रतिरोध के बारे में इतना चीज पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोधों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध को आपस में जोड़ने का, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का
संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम किस तरीके से करते हैं? तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने का दो तरीका होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और दोनों तरीके के संयोजन को हमें पढ़ना पड़ता है क्लास 10th में। और दोनों तरीके के संयोजन से अगर बोल दिया जाएगा कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसकी व्याख्या करें तथा इसे सत्यापित करें, यानी कि इसका फॉर्मूला निकाले, तो वो हमारा 5 नंबर में फिजिक्स में आता है। या फिर अगर बोल दिया जाए वैद्युत प्रतिरोध, ये वैद्युत प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसे समझाए, तो वो 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अगर बोलेगा उसका फॉर्मूला पूरा निकालने के लिए तो 5 नंबर में पूछेगा, अगर सिर्फ बोलेगा उसका डिफिनेशन तो वो कितना होगा, 2 नंबर में। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन वैसा संयोजन होता है कि जिसमें हम किसी भी चालक, किसी भी वैद्युत प्रतिरोध को, किसका संयोजन है, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध को कितने तरीके से संयोजित किया जाता है, 2। एक होता है पहला नंबर श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। और अब सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो उसे समझने के लिए ये हो गया, इसके बाद हम इधर इसका एक डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी होता क्या है, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहां पे प्रार्थना में लगते हैं, प्रार्थना में लगते हैं तो सबसे पहले एक लाइन, एक सीधी लाइन में हम लोग लगते हैं, उसे कहते हैं कतार, और उसे उसी का दूसरा नाम है श्रेणी। मतलब एक ही लाइन में अगर कोई चीज है तो उसे हमने किस में कहते हैं कि वह श्रेणी में है, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक सीधी लाइन में है। तो उसी तरीके से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और यहाँ पे संयोजन है, यानी कि क्या, अगर हम किसी भी चीज में अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी चीज को संयोजन करना है, अगर जोड़ना है तो कम से कम कितने चाहिए, 2। इनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। इनकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका संयोजन। मतलब संयोजन करने के लिए हमें प्रतिरोधों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो हम यहाँ पे कितना प्रतिरोध लेते हैं, 3 प्रतिरोध को हम लोग क्या कर लेते हैं, ले सकते हैं। ये हो गया 1 प्रतिरोध, ये हो गया 2 प्रतिरोध, ये हो गया 3 प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमने 3 प्रतिरोध को लिया और उसे इस तरीके से यहाँ पर लाके एक बटन लगा दिया, बटन की सहायता से, ठीक है। सबसे पहले हम 3 प्रतिरोध लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि यह प्रतिरोध का ए बिंदु, यह बी बिंदु, और यह सी बिंदु, और यह कौन सा बिंदु है, डी बिंदु, ठीक है। इतना हम इस फिगर में देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि ये प्रतिरोध है, और तीनों प्रतिरोध का हमें प्रतिरोध मालूम नहीं होता है, इसे मान लेते हैं R1 प्रतिरोध, इसे मान लेते हैं R2 प्रतिरोध, और इसे मान लेते हैं इसका इस ओम का इस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, R3 प्रतिरोध। और हम एक चीज और जानते हैं कि यदि बिंदु समान हो, ए और बी, यदि बिंदु समान हो तो उसका विभव क्या होता है, समान। विभवांतर कैसे मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं हम लोग किस तरीके से, तो विभवांतर मापा जाता है किसी दो बिंदु के बीच। और हम यहाँ पे देखते हैं कि R1 प्रतिरोध जो है वह ए और बी के बीच स्थित है, R1, और जो बी है, ये R2 प्रतिरोध है, वह बी और सी बिंदु के बीच है, और R3 प्रतिरोध सी और डी बिंदु के बीच है। यानी कि तीनों प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के बीच है, यानी कि अलग अलग बिंदुओं के बीच है। तो क्या कहेंगे कि जब कोई प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के बीच स्थित होता है तो उसका विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इस प्रतिरोध का विभवांतर V1, इस प्रतिरोध का विभवांतर V2, और इस प्रतिरोध का विभवांतर कितना है, V3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो ओम के नियम से इसकी सत्यापन करना है कि इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है श्रेणी क्रम में, ठीक है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसमें हमें धारा प्रवाहित करना है, तो धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को जोड़ेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं, ठीक है। अब बैटरी को जोड़ने के बाद जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं, यह है बैटरी का प्लस सिरा, यह है माइनस सिरा। तो बैटरी के प्लस वाले सिरे से आई धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। सब में कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है, आई धारा सब में प्रवाहित होने लगती है इस तरीके से। और यहाँ पे फिर आई धारा किसमें चली जाती है, माइनस वाले में। तो यही होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं।
ठीक है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या पाते हैं कि हर एक प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है, हर एक प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है वो अगले वाले सिरे के प्रथम सिरे, अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम R1 प्रतिरोध की बात करें तो R1 प्रतिरोध का सबसे लास्ट वाला सिरा अगले प्रतिरोध के कौन से प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, पहले सिरे से, ठीक है। उसी तरीके से R2 प्रतिरोध की बात करें तो R2 प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जुड़ा हुआ है, पहले सिरे। यानी कि इसमें कोई भी जो सिरा होगा, कोई भी जो प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा। तो उसे कौन सा क्रम संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए इसमें हम कुछ बातें क्या करते हैं, लिखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो वैसा संयोजन, या फिर इसमें लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का कौन सा सिरा, अंतिम सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले आने वाले प्रतिरोध के कौन से सिरे से, पहले सिरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो, इतना हो गया, जुड़ा हो। अब क्या होता है, अब इसके बाद हम देखते हैं पूरे परिपथ में, ठीक है। अब हम कहा देखते हैं, पूरे परिपथ में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूरे परिपथ को मिला करके, अगर हम पूरे परिपथ को मिला देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे परिपथ में जितना भी सब प्रतिरोध लगा हुआ है उस टोटल प्रतिरोध का यह कहलाएगा अंतिम प्रारंभिक सिरा और यह कहलाएगा अंतिम सिरा। तो हम क्या कहेंगे, कुल किसका, कुल परिपथ का, कुल ये टोटल परिपथ हो गया, कुल परिपथ का प्रारंभिक सिरा ये हो गया, यानी कि कुल परिपथ का पहला सिरा को क्या करते हैं, कुल परिपथ के पहले सिरे, यहाँ पे कर सकते हैं सिरे, कुल परिपथ के पहले सिरे को क्या करते हैं, कुंजी। ये क्या है, कुंजी को किससे दर्शाते हैं, के से। पहले सिरे को कुंजी से जोड़कर क्या करते हैं, तो यहाँ बैटरी के धन टर्मिनल से, कुंजी से जोड़कर बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और क्या करते हैं, तो टोटल जो प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा जोड़ते हैं तथा अंतिम सिरे को तथा ये जो अंतिम सिरा है इसे बैटरी के ऋण टर्मिनल से, तथा अंतिम सिरे को बैटरी के कौन से ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। यही कहलाता है प्रतिरोधों का कौन सा क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन में सब देख सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा क्या हो, तथा कुल परिपथ का पहला सिरा को हम क्या करते हैं, कुंजी लगाकर बैटरी के धन टर्मिनल से और इसको ये और अंतिम टोटल परिपथ के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते
है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। अब लेकिन हमें श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा पूछ के 5 नंबर में नहीं छोड़ देगा, 5 नंबर में पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन तो ये होता है, ये डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ ये चित्र की व्याख्या भी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसमें टोटल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो अब टोटल प्रतिरोध का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी सत्यापन करेंगे इसका, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो टोटल फॉर्मूला होगा वह निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ भाषा लिखेंगे कि आखिर फिगर में हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हमने जो जो किया है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माना कितना प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध कौन कौन, R1, R2, R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 किस तरह से, यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी प्रतिरोध का विभव कितना है, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तीनों प्रतिरोध का, ये फिगर भी बनाना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस फिगर के बारे में। तो तीनों प्रतिरोध का विभव क्रमशः, तीनों प्रतिरोध का विभव क्रमशः कितना है, V1, V2, V3 है। तीनों प्रतिरोध का विभव क्या है, V1, V2, V3 है, ठीक है, V3 है, ठीक है। ये हमारा था फिगर में। ये था किसका बात, फिगर का बात। अब हम लोग आते हैं इसके सत्यापन पे। अगर हमें इसका सत्यापन करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या किया गया है। तो ओम के नियम से सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे ज्ञात, तो ओम के नियम से क्या करेंगे, ओम के नियम से यहाँ पे हम जो चीज अलग है, देखो पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3, तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I, लेकिन तीनों में प्रवाहित होने वाला, तीनों का विभव क्या है, अलग अलग। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विभव, क्योंकि यहाँ पे विभव क्या है, अलग अलग, और विभव को निकाल करके वहां से हम उसका फॉर्मूला ज्ञात करेंगे टोटल प्रतिरोध का। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे किसके नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर कितना होता है, आई आर। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। अब हम यहाँ पे देखते हैं किसके लिए, R1 के लिए, R1 के लिए, यानी कि R1 प्रतिरोध के लिए। R1 प्रतिरोध में हम ओम का नियम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर बात किया जाए R1 प्रतिरोध का, तो R1 प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, R1, तो यहाँ पे R में होकर के R होगा। R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी है, I, तो I के यहाँ पे I ही रहेगा। R1 प्रतिरोध का विभव कितना है, V, तो यहाँ पे V के यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1। कोई दिक्कत, R1 प्रतिरोध का विभव कितना है, V1, जिसके यहाँ पे V की जगह V1 हो जाएगा। R2 प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, R2 प्रतिरोध के लिए अब आएंगे। R2 प्रतिरोध के लिए V बराबर क्या होगा, उनका नियम आई आर, लेकिन प्रतिरोध R2 का कितना है, R2, जिसके कारण R के जगह पे हो जाएगा R2, और इसका विभव कितना है, V2, तो V के जगह पे क्या हो जाएगा, V2। अब आएंगे किसके लिए, R3 के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए। R3 प्रतिरोध में आते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना है, R3, और इसका विभव कितना है, V3, यानी कि V3 बराबर हो जाएगा IR3। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये टोटल प्रतिरोध है। अगर हम मान लेते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध कितना है, टोटल जो प्रतिरोध आता है वो R आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माना परिपथ का कुल प्रतिरोध, माना परिपथ का कुल प्रतिरोध R है, ठीक है। क्या मान लिया हमने कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, R, तथा
विभव यानी कि परिपथ का कुल विभव कितना है V। इसमें जो क्या जोड़े हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो माना परिपथ का कुल प्रतिरोध R तथा विभव V है। ठीक है, अगर अब हम कुल परिपथ में इतना ले आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है V1 V2 V3, ये सब किससे मिलकर बना होगा, इससे मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, V से। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो V है टोटल प्रतिरोध V है वह कैसे आएगा, तो टोटल प्रतिरोध V कैसे निकालेंगे, तो सभी प्रतिरोध सभी विभव को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि V1 प्लस का V2 प्लस का V3, यानी कि अगर हमें टोटल विभव निकालना है तो सभी विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जिसका जो मान है वो रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं V, ठीक है, V क्या है, तो V क्या है, तो परिपथ का कुल विभव है। क्या है V, परिपथ का कुल विभव। अगर यह परिपथ का कुल विभव है तो यहाँ से अगर हम इसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, V बराबर IR। लेकिन यह किसके लिए निकलेगा, कुल परिपथ के लिए। तो हम कुल परिपथ के लिए यहाँ पे V बराबर IR लगाएंगे, तो टोटल जो परिपथ है कुल परिपथ, उस कुल परिपथ में प्रवाहित धारा हमेशा तो I है, तो इसके जगह पे केवल क्या रहेगा, I। इसको आगे सॉल्व कर देंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान कितना है, I R1। V2 का मान कितना है, I R2। V3 का मान कितना है, I R3। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं V क्या है यहाँ पे, तो इस परिपथ का कुल विभव, तो कुल विभव है, तो कुल विभव में हम इसका विभव बराबर IR, V बराबर IR फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुल परिपथ में प्रवाहित धारा कितना है, I। ठीक है, और ये कुल के लिए है, तो कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध हमारा अभी हमने माना कितना है, R है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर, LHS में कुछ कॉमन है, तो LHS में क्या कॉमन है, I। LHS में क्या कॉमन है, I, और अंदर में कितना है, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। इसके बाद यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। यही हो गया हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र। यानी कि अगर हम श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना आएगा, और सभी प्रतिरोधों के योगफल। यानी कि यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, अतः श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, अर्थात अतः श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध, अतः कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यह किसका क्या है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका है कि यहाँ हमने ये डिराइव किया, मतलब निकाला। तो आज का लेक्चर जो था हमारा वह किस पर था, प्रतिरोध पे डिपेंड किया। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से। इसका सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अब अगर बात किया जाए प्रतिरोध को संयोजित करने की, तो प्रतिरोध को दो तरीके से संयोजन किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यह जो लेक्चर था ये श्रेणी क्रम संयोजन पे था। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, और इस टोटल परिपथ का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से कुंजी की सहायता से जुड़ा हो और अंतिम सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इसे कौन सा संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन में, जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें जो टोटल प्रतिरोध का मान है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे किस तरीके से उसका फॉर्मूला को ज्ञात किया जाता है, तो उसे इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे, ये फॉर्मूला निकालने से पहले ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इस डायग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि माना तीन प्रतिरोध चित्रानुसार संयोजित है, सबका प्रतिरोध इतना है, सबका विभव इतना है। उसके बाद हम लोग ओम के नियम से यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि V1 प्रतिरोध के लिए ये जो R1 प्रतिरोध है उसके लिए V बराबर IR से ये आएगा, और R2 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से ये आएगा, R3 के लिए ये आएगा। उसके बाद मान लेंगे कि टोटल जो प्रतिरोध है, टोटल जो सर्किट है, टोटल जो हमारा परिपथ है, उस टोटल परिपथ का प्रतिरोध कितना है, R है, और उस टोटल परिपथ का विभव कितना है, V है। तो टोटल तो हम क्या करेंगे, टोटल विभव निकालेंगे। तो टोटल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस
प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे V1 V2 V3 का मान रखेंगे। उसके बाद V क्या है यहाँ पे, तो टोटल विभव, और टोटल विभव यानी कि टोटल विभव कितना है V। टोटल विभव को अगर हमें IR में चेंज करना है तो I भी टोटल होना चाहिए, R भी टोटल होना चाहिए, यानी कि इसमें टोटल कुल कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है R, तो इसके जगह पे IR लगाएंगे तो I, ठीक है, इसके टोटल धारा I और टोटल प्रतिरोध कितना R, तो IR बराबर यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, तो कुल प्रतिरोध पर सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब जो आने वाला लेक्चर होगा वह होगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और उसका सत्यापन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में।